तो अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन था 2011 हीट ट्रांसफर का एंड फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। राइट। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन। यहाँ पे है नहीं, रुकिए एक मिनट मुझे वो खोल लेना दीजिए। ये रहा आपका वो क्वेश्चन। ये बस 2 सेकेंड में आपके पास वो खुल जा खुल जा। हाँ, तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। 1 मिनट, ये रहा। अब इसमें क्या है कि जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, 39 देखेंगे। तो यहाँ पर हीट इज जनरेटेड, सॉरी, हीट इज जनरेटेड यूनिफॉर्मली विद इन अ सॉलिड स्लैब। द स्लैब सेपरेट्स फ्लूइड 1 फ्रॉम फ्लूइड 2। The heat transfer coefficient between the solid slab and the fluids are H1 and H2, and H2 is greater than H1, right? Respectively, the steady state temperature profile T versus X for one dimensional heat transfer is correctly shown by। तो यहाँ पर एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड इधर है, बीच में एक आपका सॉलिड स्लैब है और वहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है एट अ स्टडी स्टेट हो रहा है। ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब एक्यूमुलेशन जीरो है। ठीक है, स्टेडी स्टेट का ये मतलब मानना है। और H2 ग्रेटर देन H1 है, इसका मतलब कि आपका जो H2 का जो टेम्परेचर है वो कम है और H1 का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है। तो अब क्या है, अब आपका ये क्वेश्चन देखने के बाद ये आ चुका है आपका 2011 में। ये क्वेश्चन आया है 2011 में, राइट, 2011 में। और 2011 का जितना भी क्वेश्चन है वो केमिकल इंजीनियरिंग में वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से रिपीट हो सकता है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। और तो आप जब देखिएगा, अब इसे मैं दिखाता हूँ आपको कि इससे मैंने क्या यहाँ पे देखा कि जो स्टडी स्टेट और आपका स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन है, स्टडी और अनस्टडी स्टेट, अनस्टडी स्टेट में तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, स्टडी स्टेट ही है जो है। तो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में आपके पास मेनली कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इस पे आप उंगली पे गिन सकते हो। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है कि व्हाट इज द बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर दैट वी ऑल इंजीनियर्स नो, केमिकल इंजीनियर्स, राइट, Fourier's law, right? So Q is equal to minus K dt by dx, and heat flux is directly proportional to temperature gradient, right? मैंने अभी याद किया है। तो उसके बाद क्या है कि आप पढ़ लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। फिर आप उसके बाद जब ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स का। अब क्या करना है, अब आपको हीट ट्रांसफर निकालना है जिसका सब्जेक्ट है। तो हीट ट्रांसफर के किस में, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट इन, अब इसमें क्या क्या आपका केस हो सकता है, एट स्टडी स्टेट इन कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल मतलब अगर कंपोजिट वॉल यहाँ पे हो आपका ये वाला जो है होता है ऐसे वाला, है ना, ऐसे वाला। तो ये कंपोजिट वॉल हो गया, बीच में एक वॉल है, उससे आपका जो फ्लक्स है वो निकालना है। और उसके बाद आपका हो गया सिलेंडर का। तो सिलेंडर का अलग अलग कोऑर्डिनेट आता है, थोड़ा भयंकर सा वो वाला। और फिर आपका आ गया स्फीयर का, उसका भी थोड़ा अलग आता है क्योंकि इसका जो एरिया है वेरिएबल है। और एक होता है इन व्हेन वी हैव जनरेशन टर्म, तो उसमें कुछ हीट सोर्स हो, जब हीट सोर्स, तो हीट सोर्स जब होता है तो वो जनरेशन होता है अंदर में। तो हमारे पास स्टेडी स्टेट में कितने केसेस हो गए, स्टेडी स्टेट फॉर कंपोजिशन वाल, स्टेडी स्टेट फॉर वेरिएबल एरिया दैट इज सिलेंडर एंड स्फीयर, एंड स्टेडी स्टेट फॉर हीट जनरेटिंग सोर्स और व्हेन जनरेशन इज अकरिंग। उसमें भी तो आपका तीनों केस पढ़ लेना है, कंपोजिट, फिर आपका ये सिलेंडर और फिर स्फीयर। तो बस इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में। और आपका यहाँ पर से ये क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन 2011 में आया है यहाँ पर से दिया गया, और इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक ग्राफ होता है, इसमें एक ग्राफ होता है जब भी आप हीट जनरेशन थ्रू हीट जनरेशन स्टडी स्टेट थ्रू इन हीट जनरेशन जब आप पढ़ते हैं, तो ये मान लेते हैं आपका T1, क्योंकि टेम्परेचर हाइयर ग्रेडियंट से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पर आपका T1 बड़ा है, यहाँ पर आपका T2 छोटा है, और यहाँ पर आपका कोई फ्लूइड होगा,
लेट्स अज्यूम फ्लूइड 1 जैसे उसमें दिया है, यहाँ पे तो आपका फ्लूइड 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो H1 होगा, क्योंकि Qx इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, ये आपका होता है। और एक और क्या होता है, H इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी, राइट। तो H आपका यहाँ पर हो गया क्या, अब आपका यहाँ पर से क्या हो गया आपका कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H। तो H ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो अगर इसका H1 ज्यादा होगा, H1 कम होगा तो T1 ज्यादा होगा, और H2 कम होगा तो T2, H2 ज्यादा होगा तो T2 कम होगा। तो यहाँ पर आपका H2 होगा और यहाँ पर आपका H1 होगा। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनता है फॉर जनरेशन के लिए, तो आपका ऐसे थोड़ा सा पैराबोलिक बनता है, जो कि आप देखेंगे वो ग्राफ को जब आपको देखेंगे उसका जो इक्वेशन ऑफ एनर्जी ड्राइव करेंगे तो एक इक्वेशन आता है। तो उसका जो टेम्परेचर का जो इक्वेशन आता है दैट इज पैराबोलिक नेचर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मैक्सिमा होता है टेम्परेचर का, ये जो आपका टेम्परेचर पैराबोलिक टेम्परेचर कर्व जो है, उसका जो मैक्सिमा होता है वो आपका होता है इन शिफ्टेड इन द साइड ऑफ हायर टेम्परेचर, और यू कैन से शिफ्टेड इन द साइड ऑफ shifted in the side of H1, right? तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लेसर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की तरफ शिफ्टेड होता है, इस तरीके का। तो बस इतना ही पढ़ना है इसमें, और इसी से क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक में आएगा। तो इस तरह से फायदा होता है क्वेश्चन देखकर पढ़ने का। तो मेरा इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि अब हम डिराइव करेंगे इसका ये इक्वेशन। इक्वेशन डिराइव करने के लिए फॉर ए हीट ट्रांसफर हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू जनरेट स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इक्वेशन विथ जनरेटिंग सोर्स, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको बनाने का। यहाँ पर हमारे पास है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया है, आपका ये स्लैब है, और यहाँ पर से एक्स डिस्टेंस रूल जो हमारा बेसिक क्लासिक मेथड है डेरिवेशन का, ये एक्स डिस्टेंस रूल मैंने ले लिया। एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये है, और ये एक्स इज इक्वल टू एल पे ये है ना। और ये आपका ऑब्वियसली आ जाएगा, आपका ये वाला जो है एक्स प्लस डी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, वो तो आपको पता ही होगा। डेल्टा एक्स जोड़ देंगे तो that is not that much of a brilliant anything brilliance in that, right? So अब आपका क्या है कि आप क्या करेंगे, you will write energy equation balance, right? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब आपका क्या करना है, सिंपल सा हमारा जो बेसिक काम है केमिकल इंजीनियरिंग का, एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू इन प्लस जेन आउट प्लस डिस। क्या है, इन प्लस जेन माइनस आउट प्लस डिस। बस यही हम लोग करते हैं एज अ केमिकल इंजीनियर, आपको बस यही करना है। अब क्या है, आपका स्टेडी स्टेट है, तो आपका ये जो है 0 हो जाएगा। स्टेडी स्टेट है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन 0 हो जाएगा। इन कितना है आपका, इन है आपका QX, लेकिन QX जो छोटा QX वो फ्लक्स है। आपको क्या है यहाँ पे Q जो है वो है क्या चीज, Q इंटू A, राइट। तो Q का फ्लो है, फ्लो ऑफ Q पर यूनिट लेंथ, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या है, फ्लो ऑफ Q, कितना Q जो आपका यहाँ पर इंटर कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ Q हीट आपका कितना इंटर कर रहा है, वो क्या होगा QX इंटू A, राइट। और प्लस जनरेशन आपका कितना हो रहा है, जनरेशन आपका हो रहा है, वी आर एज्यूमिंग दैट लेट्स सी राइट इट एज AC। AC क्या है, जनरेशन ऑफ हीट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, जनरेशन ऑफ हीट पर यूनिट वॉल्यूम, जनरेशन ऑफ हीट पर मीटर क्यूब, मतलब पर वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको अगर Q निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया इनटू किस वॉल्यूम में जनरेट हो रहा है, इस वॉल्यूम में जनरेट हो रहा है ना। तो इसका आपका विड्थ कितना है, डेल्टा एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स माइनस आउट, आउट कितना जा रहा है,
क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू ए, दैट इज क्यू आउट हो गया, और डिसअपीयरेंस आपका जीरो है, ठीक है, तो माइनस जीरो। अब आपको क्या करना है कि इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लेंगे तो क्यू ये जीरो इज इक्वल टू क्यू एक्स, और ये वाले को मैं क्या करता हूँ इधर लेते आता हूँ, ये वाले को, और क्यू एक्स को इधर लेते आता हूँ, और ए सी ए डेल्टा एक्स जो है उसे उधर ही छोड़ देंगे, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा क्या कि डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा दिमाग लगाकर कम समय बचाते हुए, तो क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्यू एक्स ए जो है कॉमन ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और उसके बाद ए सी ए डेल्टा एक्स, है ना। तो इसके बाद आपका क्या है कि ए और ए हम लोग काट सकते हैं, और डेल्टा एक्स को हम लोग नीचे ला सकते हैं। ये बेसिक आपका ये है प्रोसीजर, हर किसी में ये जितना भी यहाँ पे है सब में ये यूज होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स प्लस, अगर आपने क्लास किया होगा अपने आपके कॉलेज में तो आप ये पक्का किए होंगे, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स नीचे ले आते हैं और ए सी यहाँ पर रखते हैं और लिमिट लगाते हैं, और x इज इक्वल टू जीरो करते हैं, लिमिट x इज इक्वल टू जीरो। तो उस पर क्या हो जाता है, ये डी क्यू एक्स बाई डी टी हो जाता है, डी क्यू एक्स बाई डी एक्स हो जाता है, सॉरी, डी क्यू एक्स बाई डी एक्स हो जाता है ये, और ये हो जाता है इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो ये आपका ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब क्या है, अब क्या है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, सॉरी। तो उसके बाद क्या है कि आपको इतना दूर तक आ जाना है। अब क्या है कि डी क्यू ये हो गया आपका, है ना, सही है, एकदम मस्त, झकास। तो आपका क्या है कि ये एकदम सही, गलत कैसे होगा भाई, तो एकदम सही जा रहे। अब क्या है आपका कि, अब क्या है कि, एक मिनट, तो अब आपका यहाँ पे हो गया डी क्यू एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ए सी। अब आपको इसको कर लेना है इस साइड, एक साइड, तो ए सी माइनस डी क्यू एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज फूरियर्स लॉ। क्या होता है, क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स बाई फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ क्या होता है, पता है ना, पता है ना, सच में है ना। ये फूरियर्स लॉ, फिक्स लॉ भूल जाता है यार, हम लोग भी भूल जाते हैं, मतलब हम भी भूल जाते हैं, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि याद ही रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए बट ठीक है, मतलब याद कर लेना। तो ये क्या है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्यू एक्स है इसको यहाँ पर पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ए सी को हम लोग उधर कर लेंगे, फिर से वही करेंगे, डी हम लोग क्या करते हैं बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्यू एक्स की जगह पे पुट कर देंगे माइनस के डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे ले जाएंगे, और क्योंकि माइनस के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन का, माइनस जब होता है तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के। तो ये के डी टी बाई डी एक्स को फिर से डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दो बार इंटीग्रेट हो गया तो डबल इंटीग्रेशन, है ना। तो डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर हो जाए, अब यहाँ पे क्या है कि, अब यहाँ पे क्या है कि आपका ये हो गया
डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी बाई के। अब ये आपका इक्वेशन एक और आ गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये, हमें फाइंड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये यहाँ पर फ्लूइड 1 फ्लूइड 2 है, यहाँ पर फ्लूइड 1 है, और यहाँ पर T1 है, और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है, ठीक है ना, और T और X का ये है ग्राफ है। तो यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H1 है, और यहाँ पर H2 है, राइट। तो यहाँ पर T1 बड़ा होगा क्योंकि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पर T1 होगा, और यहाँ पर आपका T2 होगा, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर TA है और इधर TB है, ठीक है ना। तो ये कैसे जाएगा आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ जाता है कुछ ऐसा, ऐसा, समझे। तो यहाँ पर आपका ये जो ग्राफ है ये T और X का ग्राफ है, T y एक्सिस में और ये X एक्सिस में डिस्टेंस है ना। तो इस तरीके से आपका ग्राफ जाता है और यहाँ पर मैक्सिमा बनता है। तो मुझे ये जो टेम्परेचर का पैराबोलिक ग्राफ है वो निकालना है, यहाँ से डिड्यूस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, इंजीनियर है हम लोग, है ना, नहीं आता है क्या। तो पहला बार जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर से इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी के एक्स हो जाएगा ये, और उसके बाद प्लस आ जाएगा आपका C1, ठीक है, कांस्टेंट। और उसके बाद फिर से जब इंटीग्रेट करेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन जब करेंगे, क्योंकि अभी भी टी के फॉर्म में नहीं आया ना, सेकेंड इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस ए सी बाई के एक्स स्क्वायर बाई 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 2 प्लस C1x प्लस x। तो आपको यहीं से पता चल जा रहा होगा कि दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी पैराबोलिक, ये है ना, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी पैराबोलिक। अब इसके आगे का बाउंड्री कंडीशन लगा के ये वो लगा के आपका बहुत सारा कुछ निकाला जा सकता है, बट मैं वो करूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता चल गया अपना आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा निकला ये आपका t इज इक्वल टू माइनस ए सी बाई के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2। तो द इक्वेशन ऑफ दैट टेम्परेचर इज पैराबोलिक। तो ये लीनियर तो होगा नहीं, ये लीनियर तो होगा नहीं, पैराबोलिक ही होगा। और पैराबोलिक में भी क्या होगा, पैराबोलिक में भी क्या होगा, पैराबोलिक में भी होगा वो जहां पे जो टेम्परेचर का मैक्सिमा है वो H1 की तरफ हो, मतलब T1 की तरफ हो, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है जिस साइड उधर तरफ शिफ्टेड हो, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कि जो ये मैक्सिमम होगा वो आपका H1 लेस H1 की तरफ होगा, जहाँ H1 माइनस H2 इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप समझ सकिए कि इधर T1 ज़्यादा है और इधर T1 कम है, T1 ज़्यादा है और T2 कम है। तो ये आपका शिफ्टेड होगा इस तरफ और इसका आंसर होगा A, है ना। तो ये चीज़ था यहाँ पे। तो बहुत कम चीज़ पढ़ना है, और जब क्वेश्चन से पढ़ने लगते हैं हम लोग तो बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ना है, बस ये तो इस क्वेश्चन का थ्योरी हो गया, लेकिन उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, वो है बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, फूरियर्स लॉ, थर्मल कंडक्टिविटी इन कंपोजिट वाल। और जब ये दोनों पढ़ लिए, बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर और थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपका बचा क्या, तो आपका बचा स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन क्या, इन कंपोजिट वाल, जब एरिया कांस्टेंट हो, इन वेरिएबल एरिया, लेकिन लाइक सिलेंडर एंड आपका स्फीयर। और फिर आपका हो जाता है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इन हैविंग अ जनरेटिंग सोर्स। तो आपका हो गया सिलेंडर, स्फीयर और वॉल के केस में पढ़ लेना है ये तीनों। तो बस इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में।
और आपका इसके अलावा है नहीं कुछ एक्चुअली यहाँ कंडक्शन में, यही है जो मेन टॉपिक है ना। उसके बाद कन्वेक्शन है, बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है, हीट एक्सचेंजर थोड़ा है। ठीक है, सही है।